हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दिल्ली दरबार एंड द होम रूल लीग। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपको परचम के एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर आपको क्विज भी मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम जो है लाइनअप है और उन एग्जाम्स के लिए आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अभी तक हमने 1857 का रिवॉल्ट डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी पावर्स थी वो अपने हाथ में ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल कर ली थी। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और फिर कांग्रेस में भी दो पार्टीज होती हैं, एक गरम दल और एक नरम दल होते हैं। फिर 1905 से जो है वो गरम दल फ्रेम आता है, और फिर 1905 में ही आपने देखा कि आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ। साथ ही साथ बंगाल के पार्टीशन के साथ 1906 में आपको स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी भारत में हो चुकी है। अब आपने देखा कि जो हमारे यहाँ पे लाल बाल पाल का जो ग्रुप है और हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों का जो ग्रुप है उन लोगों के आपस में बन नहीं रही, इसलिए आपने 1907 में सूरत स्प्लिट भी देखने को मिला। अच्छा, सूरत स्प्लिट होने से हुआ क्या कि एक बड़ी पार्टी जो कि आईएनसी है, आपकी कांग्रेस पार्टी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब जो बहुत बड़ा लीडर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, और जब कोई भी नेशनल मूवमेंट स्लो हो जाता है तो उसे दबाना, उसे कुचलना, उसे शांत करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे कि सूरत स्प्लिट के बाद इतना बड़ा कोई रिवॉल्ट, इतना बड़ा कोई मूवमेंट या आंदोलन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो ही स्प्लिट हो चुकी, जिसको हमने सूरत स्प्लिट देखा है। आज हमें उसी पार्टी को वापस से यूनियन करना है, उसी पार्टी को वापस से हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। दिल्ली दरबार बात करेंगे, होम रूल लीग के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। वो लखनऊ पैक्ट वही पैक्ट है जहां पे गरम दल और नरम दल वापस से यूनियन हो जाते हैं और वापस से हमारी सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट्स देखे कि मैडम लाइन बाय लाइन पढ़ाइए, तो देखो लाइन बाय लाइन आपको बुक में भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिस तरीके से स्टोरी फ्रेम करके आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको चीजें, हिस्ट्री इतनी बड़ी, इतने सारे नाम है, इतने सारे ईयर है, उनको याद रखने के लिए, उनका सिक्वेंस याद रखने के लिए आपको स्टोरी ही याद रखनी पड़ेगी, करेक्ट है ना। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। अच्छा, ये वो दिल्ली दरबार नहीं, वो रेस्टोरेंट भी है ना एक दिल्ली दरबार, तो उसके बारे में बात नहीं हो रही। दिल्ली दरबार समझिए, कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटेन की पावर को शो ऑफ करने के लिए, बताने के लिए कि हम आप लोगों से कितने आगे हैं, हमारा कल्चर आप लोगों से कितना अच्छा है, हमारी पावर आपसे ज्यादा कितनी अच्छी है, तो इंडियंस को इस बात को शो करने के लिए, अपने आप को जो वहां पे किंग और क्वीन है, जो एम्परर है, उनको शो करने के लिए, उनकी जो भी बातें हैं वो डिस्कशन करने के लिए, नई पॉलिसी को डिक्लेयर करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था, जिसको कोर्ट ऑफ दिल्ली भी कहते हैं और इसको इंपीरियल दरबार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तीन बार दिल्ली दरबार लगा। कितनी बार लगा दिल्ली दरबार? टोटल इंडियन हिस्ट्री में, टोटल मॉडर्न हिस्ट्री में दिल्ली दरबार 3 बार लगता है। एक बार लगता है 1877 में, ठीक है, एक बार लगेगा 1903 में, और फिर 1911 में। अब इन तीनों की क्या क्या खास बातें थी, कौन इस समय हमारे गवर्नर थे, वो सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती। तो दिल्ली दरबार कितने बार लगा? 3 बार। 1877 में लगा, 1903 में लगा और 1911 में लगता है। अच्छा, ये जो 1877 और 1903 का जो दिल्ली दरबार लगता है, इस समय भारत की कंडीशन काफी खराब है। मतलब भारत में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, खाना नहीं है, और इस समय इतना बड़ा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज भी भारत की कंडीशन कुछ इतनी ही अच्छी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो भुखमरी से मर जाते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है। तो ऐसे में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो जो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं वो तो क्रिटिसाइज करते ही हैं कि जब हमारे भारत में पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और आप इतने बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि भारत में पैसों की कमी है, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब है, फार्मर्स की कंडीशन काफी खराब है, और उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन होना, इतना ज्यादा फंड, इतना ज्यादा खर्च जो है वो भारत का होना, तो इस बात से भी लोग नाराज है। तो जब आप सूरत स्प्लिट देखते हैं, तो सूरत स्प्लिट का एक रीजन आपका दिल्ली दरबार का लगना भी
होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन दिल्ली दरबार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी 1877 के दिल्ली दरबार के बारे में। अच्छा, जब 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, 1857 की क्रांति हो जाती है, तो एक एक्ट पास होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम 1858 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में क्या बातें की गई, इस भारत शासन अधिनियम में क्या बातें की गई, ये कहा गया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर को लेते हैं और भारत पे रेगुलेट करने का अधिकार, भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार, या भारत के अंदर जो भी पॉलिसी बनेंगी वो कौन करेगा, ब्रिटिश की क्राउन। तो सारी पावर अब ब्रिटिश की क्राउन के पास चली जाती है। साथ ही साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है, एक मंत्रिमंडल का गठन होता है जो भारत के लिए कानून बनाएगा, और एक नया यहाँ पर पोजीशन जनरेट की जाती है जिसको हम इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव बोलते हैं। अच्छा, भारत सचिव वो व्यक्ति है जो भारत के लिए कानून बनाएगा, पॉलिसीज क्रिएट करेगा, लेकिन वो भारत में नहीं रहता, वो तो लंदन में बैठा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, जो इंडियन सेक्रेटरी है, जो भारत सचिव का पद है, वो भारत के लिए कानून पॉलिसी बनाएगा, लेकिन वो लंदन में रहता है। लेकिन उसकी जो सैलरी है वो भारत के फंड से जाती है। सैलरी कहां से जाती है, भारत के फंड से उसकी सैलरी जाती है। तो अब देखिएगा, अब ये जो ब्रिटिश क्राउन है आपको दिखाई दे रही है, रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया है, इनको भारत का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के लिए 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। कब हुआ दिल्ली दरबार, दिल्ली में हुआ, 1 जनवरी 1877 को हुआ। इसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की क्वीन, भारत की सम्राज्ञी घोषित किया, और इनको एक टाइटल भी दिया, केसरी ए हिंद। तो केसरी ए हिंद टाइटल जो है वो क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा दिल्ली दरबार है, उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है वो इस समय क्या है, गवर्नर जनरल हैं। साथ ही साथ रामनाथ टैगोर जो है, उनको भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने महाराजा बना दिया। रामनाथ टैगोर was made a महाराजा by the Lord Lytton and the Viceroy of इंडिया। इस बात को याद रखना है। तो 1877 की खास बात क्या थी कि जो रानी विक्टोरिया है उनको केसरी हिंद का टाइटल दिया गया, साथ ही साथ क्वीन विक्टोरिया का भारत की एम्परर घोषित कर दिया गया। ये दिल्ली दरबार की खास बात थी। किसने बुलाया था, लॉर्ड लिटन ने बुलाया था। फिर कुछ समय बाद दूसरा दिल्ली दरबार होता है 1903। सभी को अंडरस्टूड होगा कि 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा है तो गवर्नर कौन है, लॉर्ड कर्जन है। तो 1903 में भी गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था 1903 में। अब इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, जो किंग एडवर्ड 7 है, कौन है, किंग एडवर्ड 7 एंड क्वीन अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो कौन है, राजा एडवर्ड सप्तम और रानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट और महारानी घोषित कर दिया गया। इसके पहले रानी विक्टोरिया को रानी घोषित किया गया था भारत का। अब यहां पर दिल्ली दरबार 1903 में किंग एडवर्ड 7 और क्वीन अलेक्जेंड्रा को जो है, ये लोग भारत आए नहीं है, इनको भारत का एम्परर घोषित कर दिया गया है बाय द दिल्ली दरबार 1903, ठीक है। ये सेकेंड दिल्ली दरबार की खास बात थी। अब थर्ड नंबर का जो दिल्ली दरबार है वो 1911 है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दिल्ली दरबार है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं। अब जो 1911 का थर्ड नंबर का दिल्ली दरबार है, उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड हॉर्डिंग है। अब इसमें भारत कौन आता है, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी। तो जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को भारत का एम्परर और एम्परेस घोषित कर दिया जाता है, राजा और महारानी घोषित कर दिया जाता है। किसे, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को। ये लोग भारत आते हैं, और उस समय काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च होता है, हमारे कॉस्ट बहुत ज्यादा इस दिल्ली दरबार की होती है। अब इस दिल्ली दरबार की एक और खास बात है, इस दिल्ली दरबार में इसके पहले हमारी जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी, क्योंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी काफी पावरफुल प्रेसिडेंसी थी। अब 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है उसमें हमने अपनी कलकत्ता जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, दिल्ली में। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि कब कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली ट्रांसफर की, तो 1911 में की। और दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया, तो 1912 में बनाया गया। ट्रांसफर की, अब ट्रांसफर कर दोगे तो वहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, सारी सुख सुविधाएं तो चाहिए ना। तो 1912 में जो है वो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, लेकिन ट्रांसफर कब की गई, दिल्ली दरबार के समय 1911 में, ठीक है। साथ ही साथ जो बंगाल का पार्टीशन चल रहा था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसके कारण स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, तो बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर
दिया गया। तो बंगाल के पार्टीशन को कब खत्म किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार थर्ड के समय बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया गया। इस तरीके से 3 बार दिल्ली दरबार लगते हैं, एक बार 1877 में लगते हैं, एक बार 1903 में और फिर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है? दिल्ली दरबार मुगल जो एम्परर्स थे उनकी शब्दावली है, उनकी वोकेबुलरी से लिया गया है, जो कि अपनी पावर को शो ऑफ करने का एक तरीका है, ठीक है ना। दिल्ली दरबार 3 बार लगता है, जहां पे राजा या रानी भारत के घोषित किए जाते हैं। 1877, 1903 और 1911 में लगता है। 1877 में लॉर्ड लिटिन है, 1903 में कौन है? लॉर्ड कर्जन है, और 1911 में कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग है। अब देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर याद आती है। जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, अब इतना ज्यादा पैसा खर्च किया और हमारे भारत के लोग वैसे ही पुअर थे, तो हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, रास बिहारी घोष। वो वही व्यक्ति, सूरत जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर प्रेसिडेंट थे। तो रास बिहारी घोष हो गए और एक सचिन सन्याल हो गए। इन लोगों ने क्या किया, जब लॉर्ड हॉर्डिंग अपनी कार से अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, तो सचिन सन्याल और रास बिहारी घोष ने क्या किया, इनकी गाड़ी पे बम फेंक दिया। हालांकि ये मरे नहीं, इनको कुछ इंजरी नहीं हुई, लेकिन इन पे बम फेंक दिया गया। किसने फेंका? रास बिहारी घोष ने और सचिन सन्याल ने। इसको हम दिल्ली कांड के नाम से, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था ये? 1912 में हुआ था। और उसके बाद क्या किया गया? रास बिहारी घोष और सचिन सन्याल को पकड़ के फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा कि किस पर बॉम्ब फेंका गया था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बॉम्ब फेंका गया था 1912 में। किसने फेंका था? रास बिहारी घोष और सचिन सन्याल ने फेंका था। तो ये इससे आप लिंक करते हुए पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1903 की जो दिल्ली दरबार लगा था, उसकी जो पेंटिंग है वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आज भी रखी हुई है, ठीक है ना। कहां पर रखी हुई है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में रखी हुई है। पहले में मैंने बता दिया कि डिक्लेयर कर दिया था क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया, और यहाँ पे टाइटल था केसरी हिंद। सेकंड में क्या किया गया था? किंग एडवर्ड 7 और रानी अलेक्जेंड्रिया को क्वीन और किंग घोषित किया गया था। और थर्ड वाले में क्या हुआ था? जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, ठीक है। जॉर्ज 5 एकमात्र ऐसे मोनार्च या किंग है जो कि दिल्ली दरबार अटेंड करने आए थे, ठीक है। इस बात को भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, इतनी चीजें हो रही थी। अब समझिएगा, दिल्ली दरबार से तो लोग नाखुश हैं, कोई भी स्पेशल मूवमेंट भारत में नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ एक और इंसिडेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं कामागाटा मारू। सुना है क्या? कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू कुछ नहीं है, एक शिप है, एक जहाज है। किसकी शिप है? जापान की शिप है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आ गया कि कामागाटा मारू क्या है। तो लोग यार सोच ही रहे हैं कि ये है क्या। तो कुछ भी नहीं है, एक शिप है, एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू, जो कि जापान से उधार ली थी। किसने? कुछ इंडियंस ने। और वो लोग जो है वो कनाडा जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? जापान से शिप को लेके कनाडा जाना चाहते थे। और कनाडा में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वैंकूवर पोर्ट में वो लोग पहुंचे। तो कनाडा की जो आर्मी थी, कनाडा की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम भारतीयों को, जो कि दूसरे देश से आए हुए हैं, डायरेक्ट भारत से आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरी कंट्री से आए हुए हो और हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको क्या है, अलाउ नहीं करेंगे। तो अब बेचारे ये लोग तो फंस गए हैं यहाँ पर। जब ये लोग फंस गए हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग एक काम करो, अपनी शिप को वापस लो और कलकत्ता पोर्ट में आओ। कहाँ आ जाओ? कलकत्ता पोर्ट में आ जाओ। तो ये लोग काटागामा मारू को लेके कहाँ जाते हैं? कलकत्ता पोर्ट में जाते हैं। और कलकत्ता पोर्ट में क्या होता है, काफी झड़प हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के आर्मी के साथ और इन लोगों के साथ। तो काफी सारे जो हमारे सैनिक हैं वो मारे जाते हैं और इसके कारण भी लोग काफी नाराज हैं। तो एक तो सूरत स्प्लिट हो गया, तो कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है, दिल्ली दरबार लग रहा है, भारत की इकोनॉमी खराब होते जा रही है। साथ ही कामागाटा मारू जो हुआ, इसमें बहुत सारे जो हमारे इंडियंस है वो मारे गए। इसलिए अब हमें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की जरूरत थी। और हमारा एजेंडा क्या था कि हम किसी भी तरह यूनियन करा सकें। किसका यूनियन करा सकें? तो एक तो हम गरम दल और नरम दल का यूनियन करा सकें। साथ ही साथ जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो पार्टीज बन गई हैं, दोनों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है और भारत की आजादी के लिए इन लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का सोचना था क्यों ना हम इन लोगों का क्या कराएं, एक यूनियन कराएं। किसका यूनियन? कांग्रेस का यूनियन करा दिया जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यूनियन करा दिया जाए। और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज या स्वशासन की मांग इन लोगों ने की। किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों के
कंबाइंड मूवमेंट को ही हम होम रूल लीग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं होम रूल लीग के मूवमेंट के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मैंने पहले तो बता दिया, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन की बात करना। अब आपने एक मंत्रिमंडल, एक लेजिस्लेटर बनाया है। अब भारत के लिए कानून बना रहे हो और उसमें भारत के लोग नहीं है, उसमें भारतीय लोगों को आपको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना। एक आपने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, उसमें 15 लोग हैं मान लेते हैं, और वो 15 लोग क्या है, भारत के लिए कानून बनाएंगे, और उसमें भारतीय नहीं है तो इंडियन को भी शामिल करो, हमारी कुछ डिमांड्स को फुलफिल करो। भारत में पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इस आंदोलन को शुरू किया गया, ठीक है ना। और भारत के लोगों को इतना कैपेबल बनाया जा सके कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो एट्रोसिटी चल रही है, जो अत्याचार चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा सके, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पे एजेंडा को लेकर जो है वो ऑब्जेक्टिव था होम रूल लीग का। अब ये होम रूल लीग जो थी वो दो अलग अलग ग्रुप्स में चल रही थी। दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप बाल गंगाधर तिलक का था और दूसरा ग्रुप जो था वो एनी बेसेंट का था। दोनों साथ में काम क्यों नहीं कर रहे थे? दोनों साथ में काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अब एनी बेसेंट का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के लीडर है, उनका प्रोसेस अलग है। तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इन लोगों के कार्य क्षेत्र जो थे, इन लोगों के एरिया जो थे वो डिवाइडेड थे। इन लोग अपने अपने एरिया में काम कर रहे थे। तो तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी 1916 में, बेलग्राम से स्टार्ट किया था, ठीक है। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट कहां से की थी? 1916 में स्टार्ट की थी। कहां से? मद्रास से। तो एरिया समझ में आया। तिलक का बेसिकली जो एरिया था वो बेलग्राम था। तिलक का जो एरिया था आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका, बरार, सेंट्रल प्रोविंस, ये सभी एरियाज जो थे वो तिलक के थे। बाकी जो पूरा एरिया बचा है इंडिया का, वो सभी एरिया एनी बेसेंट का था। मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह में सब कहीं कौन थी? एनी बेसेंट थी। मतलब आप बोलेंगे कि एरिया जो था वो एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा था, तिलक का एरिया काफी कम था। तिलक ने जो है अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया। और एनी बेसेंट मद्रास से थी, ठीक है। अब जो तिलक थे उन लोगों, उनकी कितनी ब्रांच थी? 6 ब्रांच थी ऑल ओवर द इंडिया। जबकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो काफी एक्सपांड हुई, उन्होंने काफी अच्छा काम किया सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, और काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स, इनफैक्ट मुस्लिम लीग के लोगों का भी सपोर्ट जो है वो एनी बेसेंट को मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सभी लोगों का सपोर्ट जो था वो एनी बेसेंट को था। और इनका 200 ब्रांचेस जो थे वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे। मतलब एनी बेसेंट का काम इतना अच्छा लोगों को लगा कि पहली बार आईएनसी का जो प्रेसिडेंट था वो एक फीमेल को बनाया गया, और वो फीमेल कोई और नहीं थी, वो एनी बेसेंट ही थी। तो याद रखिएगा 1917 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा था होम रूल लीग में। इन्होंने सभी लोगों को यूनाइट करने का काम किया, और लगभग 200 से ज्यादा ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बनाई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं एनी बेसेंट की 2 बुक जो है वो इस समय काफी चर्चा में रही थी। पहला नाम है न्यू इंडिया। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिससे भारत की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। तो कौन कौन सा? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो 2 न्यूज़पेपर जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किए गए थे, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। साथ ही साथ बेकअप इंडिया जो है वो इनकी बुक है, जो कि रिटर्न है बाय द एनी बेसेंट। इस बात को याद रखिएगा। 1917 में ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और इनका जो होम रूल लीग था वो धीरे धीरे क्या हो गया? सेटल होने लगा, स्लो डाउन होने लगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है एक आयरलैंड की लेडी है, और आयरलैंड से ही पूरा का पूरा ये होम रूल लीग जो था वो इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। तो दोनों बुक याद रखनी है, न्यू इंडिया एंड द कॉमन व्हील। ये दोनों न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के हैं। अब यहाँ पे हमारे बाल गंगाधर तिलक भी पीछे नहीं थे। इन्होंने भी 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किया, आप देख सकते हैं। पहला है केसरी जो कि मराठी भाषा में है, और दूसरा है मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो यहाँ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, हालांकि पहले भी डिस्कशन किया कि मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। तो ये दोनों न्यूज़पेपर जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के थे। होम रूल लीग के समय इन दोनों को पब्लिश किया गया था। अब क्या फायदा निकला इस मूवमेंट का? तो जो भारत में एकदम शांति का माहौल था, कोई भी मूवमेंट नहीं चल रहा था, तो एक नई चेतना लोगों में जागी। लोग और फिर अब स्वशासन के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए अवेयर हुए। लगभग 40,000 मेंबर्स जो हैं वो होम रूल लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों का सपोर्ट जो है वो होम रूल लीग को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1919 का,
उसका इन्फ्लुएंस भी आपका होम रूल लीग ही है। तो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो भी बातें आपको देखने को मिलेंगी वो होम रूल लीग से ही इन्फ्लुएंस है या होम रूल लीग से ही प्रभावित आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है वो होता है लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में होता है। तो लखनऊ पैक्ट जो होता है, इसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। पहला फैक्ट होता है कि जो हमारे मॉडरेट्स हैं, मतलब उदारवादी या नरम दल के लोग हैं, और जो गरम दल के लोग हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं? यूनियन हो जाते हैं। मतलब वापस से हमारी जो आईएनसी, हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका यूनियन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ शामिल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर क्या हो गई? शामिल हो गई। अब आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस में शामिल करने का जो प्रयास किया या फिर जो एफर्ट्स डाले, वो सबसे ज्यादा एफर्ट्स डाले मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक कांग्रेस के मेंबर हैं और वो मुस्लिम लीग को कांग्रेस में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए सरोजिनी नायडू ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है वो इनके लिए, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बोला था। इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। आप लोग सोचेंगे ये कैसे? मोहम्मद अली जिन्ना तो पाकिस्तान की डिमांड करेंगे, वो बात की चीजें हैं। अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के व्यक्ति हैं और वो मुस्लिम को और कांग्रेस को यूनियन करने की बात कर रहे हैं। इसलिए सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने के लिए बोला गया है कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। अच्छा, ये जो लखनऊ सेशन चल रहा है कांग्रेस का 1916 में, जिसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार हैं, ये 31 नंबर का सेशन चल रहा है। इस बात को याद रखना है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें इस सेशन में हुई। अब क्या क्या प्रोविजंस थे लखनऊ पैक्ट के? तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है, जो कि भारत के लिए कानून बनाने का काम कर रही है, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। आप इनको नॉमिनेट मत कीजिए कि आपने कुछ ब्रिटिशर्स को नॉमिनेट कर दिया, नहीं, भारत के लोगों को ही क्या किया? आप निर्वाचित कीजिए। तो यहाँ पर इलेक्शन की बातें की गई कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इलेक्टेड। अब क्या बोल रहा है? एटलीस्ट हाफ द सीट टू बी फिल्ड बाय द इंडियन। जैसा कि मैंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, इसमें ब्रिटिशर्स है, तो यहाँ पर डिमांड ये उठाई जा रही है कि कम से कम आधे लोग तो जो हो वो इंडियन हो। ठीक है। साथ ही साथ कहा गया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखिए, क्योंकि जब भी दोनों का इंटरफेरेंस होता है, और आज भी हमारी डीपीएसपी यही कहती है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होगा। वही प्रोविजन जो है वो लखनऊ पैक्ट 1916 में भी कहा गया। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो भारत का सचिव है, जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ है और उसकी सैलरी भारत से जा रही है, तो यहाँ पे बोला गया कि वो लंदन में बैठा हुआ है, आप वहीं से सैलरी निपटाओ, भारत से फंड जो है वो नहीं जाएगा सैलरी के लिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है ना। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका टर्म 5 साल के लिए कर दिया। आज भी लोकसभा विधानसभा का टर्म जो है वो आपको 5 साल देखने को मिलता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज करके 150 करने की डिमांड की गई। ठीक है, 150 करने की डिमांड की गई। तो रिजल्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो इस सेशन में जो है वो एक साथ नजर आए। आप लोग सोच रहे होंगे फिर कैसे ये पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग करने लगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, जब चोरा चोरी कांड हम पढ़ेंगे और हम उस बारे में बात करेंगे, तब आप देखोगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापस से सेपरेट हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग को यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है लखनऊ सेशन का कांग्रेस का, वो ये होता है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड मैंने आपको समझाई थी। सेपरेट इलेक्शन की डिमांड जो है वो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जब की गई थी, तो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड पहले तो आईएनसी डिनाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ होते हैं इस लखनऊ पैक्ट में, तो आईएनसी अलाउ कर देता है सेपरेट इलेक्शन। मतलब पृथक निर्वाचन की जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको कांग्रेस के द्वारा मान लिया जाता है, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को काफी सारी पावर दे दी। यही पावर आगे जाके मिसयूज होती है और मुस्लिम लीग बाद में जाके 1947 में यही मुस्लिम लीग जो है वो अलग पाकिस्तान की डिमांड भी करती है। साथ ही साथ अब कुछ और ऐसे इंसिडेंट हमारे भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में होते हैं जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपको साथ में देखने को मिलेंगे, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत मूवमेंट, और अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे 2 मूवमेंट हैं या ऐसे कौन से मूवमेंट हैं जहां पर
इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया। तो पहला है खिलाफत मूवमेंट और दूसरा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन 1920। और इसी मूवमेंट के बाद वापस से आईएनसी और मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर यही हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि 1947 में जब पार्टीशन होता है तो मुस्लिम लीग को इतनी पावर आपने दे दी है कि वो लोग डिमांड करने लगते हैं। तो जो मैंने आपको डिस्कशन किया वही चीज़ें यहाँ हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अब पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो आप परचम की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको आप शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते और लाइक बटन पे तो क्लिक कर ही दिया कीजिए, है कि नहीं? चलो, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, दिल्ली कब कैपिटल बनती है? 1910, 1911, 1960 या 1923? पहला क्वेश्चन। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश पीरियड में दिल्ली के पहले कैपिटल कौन थी? कैलकाटा, बॉम्बे, पटना या फिर लखनऊ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉम्ब वॉज थ्रोन ऑन द ओकेशन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली एट, तो किसकी गाड़ी पर बॉम्ब फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हॉर्डिंग? नेक्स्ट, इन दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर लाहौर? जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसमें अब गांधी जी आ चुके हैं ना, 1915 में गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भाई भारत में। अब हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास से क्या? गांधी एरा। तो हम गांधी जी के मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस तो यूनियन हो चुकी है। तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसका पहला फेज हमने डिस्कस किया था, जो कि आपका 1885 से लेकर 1905 तक चला था। फिर हमने सेकेंड फेज का डिस्कशन भी कर लिया, जो कि 1905 से लेकर 1919 तक चल रहा था। अब हमारा थर्ड फेज यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिसको हम गांधी एरा कहते हैं, जो कि 1919 से लेकर आपका रहेगा 1947 पर। और फिर लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंडिया आफ्टर 1947, 1947 के बाद भारत की स्थिति क्या है। बात क्लियर? 2 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरा फेज है। अच्छा, वन मोर थिंग, आई थिंक दोनों फेज आपने पढ़ लिए होंगे। आपके पास जो भी एमसीक्यू की बुक होगी आपने एमसीक्यू लगा लिए होंगे, क्विज सॉल्व कर लिया होगा। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आ रही हूँ, फेज 1 और फेज 2 ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके फायदेमंद होगा। तो ठीक है, इस बात को याद रखना है तो रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपके लिए एक टेस्ट लाया जाएगा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।